तो इस लेक्चर में हम आपका प्रैक्टिस सेट 2.2 के बचे हुए क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पिछले लेक्चर में आपको होमवर्क दिया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन था क्योंकि इसमें 2 वैल्यू अननोन थी। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझसे डाउट भी पूछा कि सर इसका आंसर नहीं आ रहा है, जिन्होंने किया भी उनके गलत थे। तो इसलिए मैं इसमें पहले क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ और फिर मैं इसमें बचे हुए क्वेश्चन आपके कराऊंगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है। लिखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये एक हमारा फिगर दिया हुआ है, उसमें लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q। कैसे पता चला? तो मैंने बताया था ये पैरेलल का साइन होता है, सिंबल है। तो लाइन P और Q पैरेलल है, तो लाइन P और Q पैरेलल लाइंस हैं। और लाइन T एंड लाइन S आर ट्रांसवर्सल, ये लाइन T और लाइन S ट्रांसवर्सल है। तो जैसा कि आपको याद होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कभी भी अगर दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स इक्वल हो जाते हैं, इंटीरियर एंगल्स के पेयर इक्वल हो जाते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, और इंटीरियर एंगल का जो पेयर का सम होता है वो 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ भी वही है, P और Q पैरेलल लाइन से और इसको ट्रांसवर्सल काट रही है, तो इसका मतलब है करिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा और अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ये तीन प्रॉपर्टी जब पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो सामने आती है। तो इन्हीं तीन प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो लिखा है फाइंड मेजर्स ऑफ एंगल x एंड एंगल y। तो आप ट्राई करते हैं, देखते हैं। अभी देखो दो नंबर वैल्यू हमें पता है, 40 डिग्री और 70 डिग्री, और इधर x है इधर y। ठीक है, दो अननोन है दो नोन है, तो जो नोन है उसकी मदद से हम देखते हैं क्या मिल पाता है हमें। तो देखो क्या ये 70 डिग्री जो हमें दिख रहा है, या ये 70 डिग्री इसके अपोजिट का एंगल ये होगा ना, इसके अपोजिट में यही एंगल है 70 के अपोजिट में है, तो ये एंगल तो उसके बाजू में हो जाएगा, ये एंगल भी इसके बाजू में है। सामने कौन है अपोजिट में? ये एंगल। और अपोजिट एंगल आर इक्वल इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल। तो दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं A, तो A की वैल्यू हो जाएगी 70 डिग्री, और इसके बाद 70 डिग्री के बाद ये दोनों एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों हो गए हैं इंटीरियर एंगल। देखो इंटीरियर है ना पूरी तरफ से, और एक ही साइड है, ट्रांसवर्सल के एक साइड में है दोनों। ठीक है, तो हम इससे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब इसको लिख लेते हैं। हम क्या लिखेंगे? एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों? अपोजिट एंगल्स, ब्रैकेट में रीजन लिखते हैं हम। ठीक है, अपोजिट एंगल्स। अब इसकी वजह से अगर एंगल A की वैल्यू 70 डिग्री है, तो हम देयरफॉर हम ये भी लिख सकते हैं एंगल Y प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो y और a का सम हो जाएगा 180 डिग्री। इसमें से y की वैल्यू तो हमें नहीं पता, लेकिन a की वैल्यू हमने अभी ऊपर फाइंड की है 70 डिग्री, तो a की जगह हम 70 पुट कर देंगे। तो एंगल y प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें चाहिए सिर्फ y, तो हम इस y को रखेंगे। 70 हमें नहीं चाहिए, तो 70 को हम इक्वल टू के इस साइड भेज देंगे। हम लिखेंगे इज इक्वल टू, जो पहले से है उसे पहले लिखेंगे। 180 डिग्री यहाँ पहले से है, तो 180 डिग्री को हम पहले लिखेंगे। 70 यहाँ प्लस का था, वो उठ के इक्वल टू के इस साइड आएगा, तो इस साइड आने से 70 यहाँ माइनस 70 डिग्री हो जाएगा। तो हमें एंगल y की वैल्यू मिलेगी 110 डिग्री, 110 डिग्री हमें y मिल गया। अब हमें x की तरफ देखना है, तो x के सामने कौन सी वैल्यू नोन पड़ी है हमारे पास? 40 डिग्री नोन पड़ी है। ठीक है, तो 40 डिग्री का करेस्पॉन्डिंग एंगल अगर मुझे ये मिल जाए, ठीक है, या ये मिल जाए, तो मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। कैसे? क्योंकि देखो ये x एक एक्सटीरियर, मैंने बताया था अगर ट्रांसवर्सल के एक साइड में एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर हो तो वो जो है करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो देखो यहाँ भी ये एक्सटीरियर है, अगर मुझे या तो ये मिल जाए या तो ये मिल जाए, तो मैं ये x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एक लाइन, मान लो ये मेरी लाइन है, अगर इस पॉइंट का मैं एंगल पता करूंगा, तो प्रोटेक्टर साहब रखते हो तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं इसमें एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये दो एंगल्स का सम हमें 180 डिग्री मिलेगा। उसी तरह से देखो ये एक लाइन है, इसमें इस पॉइंट की वैल्यू 180 डिग्री है, इसको इसने इसमें कट कर दिया, तो ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये दोनों एंगल मिलके एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगी, और स्ट्रेट लाइन का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं ये एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। और ये मिलने के लिए मुझे क्या चाहिए? देखो ये एक इंटीरियर एंगल है, तो इसका एक्सटीरियर अगर सेम साइड में मिल जाए जो कि 40 डिग्री है, तो ये दोनों इक्वल होंगे किससे? करस्पॉन्डिंग एंगल से। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं।
तो हम क्या लिखेंगे, हम इसको नाम दे देते हैं, ये एंगल हो जाएगा हमारा एंगल बी। ये ए था, ये बी था। तो नेक्स्ट मैं लिखूंगा सेकेंड पार्ट में, मैं लिखूंगा एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों 40 डिग्री होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ब्रैकेट में रीजन लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बी हो गई 40 डिग्री। अब बी 40 डिग्री होने से हमें बी की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। ठीक है, हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल बी प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पे कहीं भी पॉइंट पे 180 डिग्री सम होता है। तो बी और एक्स का सम हमें मिलेगा 180 डिग्री। तो इसमें से हमें बी की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू है 40 डिग्री, प्लस एंगल एक्स हमें पता करना है 180 डिग्री। एक्स हमें चाहिए, 40 को हम इस साइड भेज देंगे, हम लिखेंगे एंगल एक्स जो पहले से है उसे पहले लिखेंगे, 180 यहाँ पहले से है उसे हम पहले लिखेंगे 180 डिग्री। 40 के पास कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस का 40 है, तो प्लस का 40 इक्वल टू के साइड आके माइनस का 40 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी 140 डिग्री। हो गया सो, बस इतना ही करना था हमें। ठीक है, तो अब हम लोग आपके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है। लिखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर हमारे क्वेश्चन में गिवन है उसमें लाइन पी एंड लाइन क्यू आर पैरेलल, पी और क्यू भी पैरेलल है। लाइन एम एंड लाइन एम आर ऑल्सो पैरेलल, एल और एम भी पैरेलल है, मतलब ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। और जब यहाँ पे तो सब कुछ पैरेलल है, पैरेलल लाइंस भी हैं और ट्रांसवर्सल दोनों पैरेलल हैं। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो मैंने बताया था आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, आपके अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे और इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो यही सब का यूज़ करके हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो फिगर में देखते हैं, हमारे पास ये 80 डिग्री है और ये एक एक्सटर्नल एंगल है। ठीक है, अगर मुझे ये इसके बाजू में मुझे क्या है, सी नहीं पता, बी नहीं पता, ए नहीं पता। अभी इस लाइन पे रहते हैं जो पी कट कर रही है, अभी इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, पी कट कर रही है, यहाँ पे एक एक्सटीरियर है और ये भी एक एक्सटीरियर है। क्या दो एक्सटीरियर एंगल्स में कोई प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें दोनों एक्सटीरियर एंगल्स में कोई रिलेशन हो? बिल्कुल पड़ी थी, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की। अब अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल के एक साइड में एक एंगल होगा, दूसरे साइड में एक एंगल होगा, या तो दोनों एक्सटीरियर होंगे या तो दोनों इंटीरियर होंगे। तो इसका अल्टरनेट ये होता है, ये इंटीरियर है तो इंटीरियर का अल्टरनेट ये इंटीरियर होगा। ठीक है, तो ये हमारा है अल्टरनेट एंगल्स की थ्योरी। तो आपके इस वे से, आपके इस प्रॉपर्टी से ये पता चला कि ये 80 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होगी, एंगल सी के बराबर। रीजन क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्यों, क्योंकि 80 भी एक्सटीरियर साइड में है, ये एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर है। तो क्योंकि 80 भी एक्सटीरियर है और सी भी एक्सटीरियर है, तो इस रिलेशन से आपका सी की वैल्यू मिल गई 80 डिग्री। अब सी का देखो, सी यहाँ पर देखो इस साइड है ये, अब ये दो पैरेलल लाइन हो गई और लाइन एम हमारी ट्रांसवर्सल हो गई। तो इसमें देखो एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर, और लाइन के एक ही साइड में दोनों वैल्यू हैं। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी पड़ी थी जिसमें एक एक्सटीरियर एंगल हो, एक इंटीरियर एंगल हो और दोनों लाइन के एक ही साइड हो? पड़ी थी ना, कौन सी प्रॉपर्टी थी ये, करस्पॉन्डिंग एंगल की, जिसमें एक एक्सटीरियर एंगल होता है, एक इंटीरियर एंगल होता है और दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में पाए जाते हैं। तो इस वजह से सी और बी भी इक्वल हो गए। तो क्योंकि सी की वैल्यू 80 डिग्री है इसलिए बी की वैल्यू भी 80 डिग्री हो गई। ठीक है, तो अभी तक इतना पता किया है, आओ इसको लिख लेते हैं हम लोग। हम क्या लिखेंगे, एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्री, डायरेक्ट, कुछ नहीं करना। रीजन क्या देंगे हम, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। सी की वैल्यू 80 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है, ये भी एक्सटीरियर, ये भी एक्सटीरियर, एक एंगल के, एक ट्रांसवर्सल के इस साइड, एक ट्रांसवर्सल के इस साइड। दूसरा वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारी, एंगल बी भी हो जाएगी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। बी और सी भी बराबर है और क्योंकि सी की वैल्यू 80 डिग्री है इसलिए बी की वैल्यू भी 80 डिग्री हो जाएगी। इससे हमें क्या मिलेगा, एंगल बी इज ऑल्सो इक्वल टू 80 डिग्री होगी। रीजन क्या रहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, सी और बी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, ये रीज़न आपको लिखने पड़ेंगे एग्जाम में, सिर्फ ये लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, रीज़न ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हमें सी और बी मिल गए, अब हमें चाहिए ए। तो अभी देखो ये हमारा एंगल बी है। ठीक है,
ये है हमारा 80 डिग्री, सी और बी तो हमें मिल गए, सी और बी की वैल्यू भी छोड़ देते हैं, हमें चाहिए ए। अब देखो ये 80 डिग्री है और ये ए है हमारा, ठीक है। तो क्या इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा? क्या इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर यही अगर अंदर होते तो भी होता है, इंटीरियर एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल लाइन देखा जाए और ये आपका ट्रांसवर्सल हो, ठीक है, तो क्योंकि हमने पढ़ा है कि इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन ये तो एक्सटीरियर एंगल है ना, ये तो बाहर के साइड है, एक्सटीरियर साइड में है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये थ्योरी को नहीं लगाएंगे, हमने जो पढ़ा है हम उसी को लगाएंगे, ठीक है। तो अभी अगर ये तो थ्योरी हमारी नहीं लग सकती, अब हम आएंगे इस पे बी पे, क्योंकि सी से कोई रिलेशन नहीं है, सी दूसरी ट्रांसवर्सल पे है, इस ट्रांसवर्सल पे बी है, तो इस पे देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो अगर ये बी है, बी की वैल्यू क्या हमने फाइंड की है 80 डिग्री, तो अगर मैं इसको नाम दे दूँ डी, तो क्या मुझे डी मिल सकता है? क्या बी की वैल्यू 80 डिग्री है तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैंने अभी बताया एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर मैं बी और डी को ऐड करूं तो मुझे 180 डिग्री मिलेगा, क्योंकि बी और डी को ऐड करने पे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? स्ट्रेट लाइन, या हम लिख सकते हैं स्ट्रेट एंगल्स। ये दोनों स्ट्रेट एंगल्स हैं, स्ट्रेट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसमें से हमें बी की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू कितनी है? 80 डिग्री। तो हम लिखेंगे 80 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें चाहिए एंगल डी की वैल्यू, तो एंगल डी इज इक्वल टू 180 पहले से है, उसे हम पहले लिखेंगे। याद रखना, जो इक्वल टू के बाद पहले से होता है उसको पहले लिखते हैं, जो भी इधर से उधर आता है वो बाद में लिखा जाता है। तो 80 यहाँ प्लस में है, कोई साइन नहीं मतलब प्लस होता है, तो प्लस का 80 जब इक्वल टू के इस साइड आएगा तो वो हो जाएगा माइनस का 80 डिग्री, और हमें मिलेगा एंगल डी की वैल्यू मिलेगी 100 डिग्री। हमें डी की वैल्यू पता चल गई। अब देखते हैं डी और ए में कोई रिलेशन है क्या। तो देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तुम्हें दिखेगा ए एक एक्सटीरियर एंगल है, डी एक इंटीरियर एंगल है, और दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है। तो जब ऐसा कुछ दिखता है तो ये कोई कोई प्रॉपर्टी याद आ रही है कि एक एक्सटीरियर हो, एक इंटीरियर हो और दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही साइड हो? कौन सी प्रॉपर्टी होती है? करेस्पॉन्डिंग एंगल की। तो हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। क्यों? क्योंकि दे आर करेस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, और हमने एंगल डी की वैल्यू फाइंड कर रखी है 100 डिग्री। तो हमें एंगल ए मिल गया, एंगल ए इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो हमें एंगल ए की वैल्यू मिल गई, बी की मिल गई, सी की मिल गई, और हमें यही तीन पूछा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हो गया। 4 मैं नहीं कर रहा हूँ, 4 मैं आपको फिर से दे रहा हूँ कि आप खुद से ट्राई करो। 4 को अब की बार आपका हो जाएगा, 4 हो जाना चाहिए। मैं 5th क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। और 5th क्वेश्चन के बुक पे आपके स्टार मार्क है, मतलब ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन ऐसा देखते हैं क्या स्पेशल है इसमें, क्योंकि इसमें स्टार मार्क दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। इन द गिवन फिगर, ये हमारा फिगर है, लाइन P इज पैरेलल टू लाइन L इज पैरेलल टू लाइन Q। P L Q ये तीनों लाइन पैरेलल हैं, ठीक है। और क्या बोला है हमें? फाइंड x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ मेजर। ये दो मेजर गिवन है। अब देखो बुक में अगर आप देखोगे ना तो आपको ये दो लाइन कटी हुई मिलेगी और x आपको इस लाइन के ऊपर मिलेगा, जैसे मैंने लिखा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये x सिर्फ इसकी वैल्यू है, इस लाइन के ऊपर की वैल्यू है। कैसे हम पता करेंगे कि ये जो x लिखा है वो नीचे का नहीं है, सिर्फ ऊपर का है, या ऊपर का है नीचे का है? कैसे पता चलेंगे? तो ये जो दो लाइन उन्होंने कट किया है ना, इससे पता चलता है हमें कि ये जो x है, हमें इस पूरे एंगल की मेजरमेंट चाहिए। भले ये नीचे लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, हमें नीचे वाली एंगल का भी मेजरमेंट पता करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये x बीच में लिखते तो ये लाइन नहीं ड्रॉ होती, ठीक है, प्रिंटिंग है ना। तो इसलिए अगर x ऊपर लिखा है फिर भी हमें नीचे वाला इन्होंने जो पूछा है वो पूरा, ये पूरा एंगल पूछा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये जो आर्क बनाया है वो पूरा बनाया है और x ऊपर लिखा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे वाला एंगल आपको नहीं पता करना है, आपको ये दोनों एंगल का सम बताना है। ये पूरा एंगल x है ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। हमें इस पूरे एंगल x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। अभी हमें क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें ये चाहिए और ये चाहिए, ठीक है। तो अभी अगर पहले मैं नीचे वाले के पास आता हूँ, ये देखो ये है लाइन L, ये है लाइन Q। इसमें हमें 30 डिग्री एक एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है। अच्छा, ये 30 डिग्री इंटीरियर है कि एक्सटीरियर है?
इंटीरियर है कि एक्सटीरियर है, तो ये 30 डिग्री इंटीरियर में आता है। ये दो लाइन के बीच में आ रहा है ना, तो देखो ये इंटीरियर एंगल हो गया। और ट्रांसवर्सल जो हमारी है, ये जो ट्रांसवर्सल है उसके इस साइड में है और इस साइड में हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैं इसको नाम देता हूँ, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ठीक है। इजी के लिए आपको, ताकि आपको पूरा ना फाइंड करना पड़े। तो देखो ये 30 डिग्री लाइट ट्रांसवर्सल के इस साइड में है और हमें इसके अपोजिट में ये एंगल दिख रहा है x2। तो क्या ये दोनों में कोई रिलेशन पता चल रहा है? क्या इंटीरियर एंगल में ट्रांसवर्सल के एक साइड अपोजिट साइड का कोई मेजरमेंट में आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई है? बिल्कुल पढ़ाया हमने। ये दोनों एंगल का रिलेशन है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ट्रांसवर्सल के एक एंगल इस साइड, एक एंगल उस साइड, और आपका इंटीरियर, दोनों इंटीरियर में रहेंगे। तो हमारे x2 की वैल्यू हमें मिल गई 30 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? x2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्यों? रीज़न देंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो ये हमारे हो गए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। हमें x2 की वैल्यू मिल गई। अच्छा, ऊपर एक चीज़ और लिख लो, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x, जिससे हमें ये पता चले कि हमें इस पूरे x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने अपने हिसाब से, ताकि हमको ईजी रहे, ऊपर वाले को x1 लिख लिया, नीचे वाले को x2 लिख लिया। फिर बाद में दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें पूरे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो जिस तरह से हमने 30 के साथ x2 फाइंड किया है, हम उसी तरह इस 40 के साथ x1 भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अब देखो, अब ये दो पैरेलल लाइन लो, लाइन P और लाइन L। इन दोनों पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है और इस ट्रांसवर्सल के एक साइड में एक एंगल है और दूसरे साइड के अपोजिट में एक एंगल है, और ये दोनों एंगल इंटीरियर हैं। फिर से दोनों इंटीरियर एंगल हैं, एक ट्रांसवर्सल के एक साइड में है, दूसरी ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड अपोजिट में है। तो ऐसा कोई प्रॉपर्टी पड़ा है? अभी हमने देखा कि ये प्रॉपर्टीज किसकी हैं? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की। तो हमें x1 की वैल्यू मिल गई 40 डिग्री। कैसे? फिर से इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो हमें x2 और x1 मिल गया। हमने क्या लिखा है? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x। x1 की वैल्यू है 40 डिग्री प्लस x2 की वैल्यू है 30 डिग्री इज इक्वल टू x। ये दोनों को सम करेंगे तो 70 डिग्री मिल गया x की वैल्यू, और हमसे क्वेश्चन में यही फाइंड करने को बोला था। हो गया सॉल्व आपका। तो इसके साथ आपका प्रैक्टिस सेट 2.1 कंप्लीट होता है। सॉरी, 2.1 तो हम पहले ही कर चुके हैं, ये 2.2 का था। 2.2 का ये लास्ट सम था, क्वेश्चन नंबर 5 हमने ये भी कर लिया। तो हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 खत्म होता है इसी के साथ, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका प्रैक्टिस सेट 2.3, और इसमें कुल मिला के 3 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 मैं कराऊंगा और एक आपको खुद से करना होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है और हमें क्या करना है, ठीक है। तो लिखा है ड्रॉ अ लाइन L। हमें एक लाइन L ड्रॉ करनी है। टेक अ पॉइंट A आउटसाइड द लाइन, कहीं भी उसके बाहर एक पॉइंट लेना है। एंड थ्रू पॉइंट A ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन L। उस पॉइंट A से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो L के पैरेलल होगी। मैं फिर से बता दूं, इस प्रैक्टिस सेट को करने के लिए आपको कंपास चाहिए, सॉरी आपको आपका पूरा ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, उसमें सेट स्क्वायर्स होते हैं, वो चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो जो जो क्वेश्चन ने कहा है ना, वो करते जाते हैं। पहले बोला है ड्रॉ अ लाइन L, तो क्वेश्चन ने बोला एक लाइन L ड्रॉ कर लो। तो हम लोग लाइन L ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। मेजरमेंट नहीं बोली है तो आप कितनी भी बड़ी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। लाइन बोला है जिससे दोनों साइड ये बढ़ेगी, और ये हो गई हमारी लाइन L। अब उसने बोला है टेक अ पॉइंट A। अच्छा, फिर से बता रहा हूँ, मेजरमेंट नहीं बोला है कितनी बड़ी लाइन खींचनी हो, तो आप कितनी बड़ी लाइन खींच सकते हो, ठीक है। और उसके बाद बोला है टेक अ पॉइंट A आउटसाइड द लाइन, उस लाइन के बाहर कहीं भी आप पॉइंट A ले सकते हो। तो मान लेते हैं, चलो मैं यहाँ पे पॉइंट A ले लिया, ये है हमारा पॉइंट A। अब मुझे क्या करना है? थ्रू पॉइंट A ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन L। इस पॉइंट के थ्रू कट करते हुए एक लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है जो L के पैरेलल हो। तो मैंने बताया आपको आपका ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, उसमें से आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए सेट स्क्वायर चाहिए। अब सेट स्क्वायर क्या होते हैं? देखो, ये सेट स्क्वायर होता है, ठीक है। आज तो आपको लगता होगा इनका कोई यूज़ नहीं है, तो आपको अब इसका यूज़ दिखाते हैं, इसका क्या यूज़ है, ठीक है। तो देखो, ये जो पॉइंट बोला है ना A, इसको टच करते हुए, मतलब इसको एकदम ऐसे रख के, और नीचे वाला जो है ये आपकी लाइन पे रहेगा,
और ए को टच करते हुए इसको ऐसे प्लेस करना है हमें। दिख रहा है सबको? दो सेट स्क्वायर होते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा होता है वर्टिकली, देखो ये ऐसे होते हैं, जो बड़ा वाला है उसकी बात कर रहा हूँ। बड़े वाले को आपको ऐसे रखना है कि उसका बेस यहाँ पर आए और ये वाला साइड पॉइंट के बराबर में रहे, ठीक है। और इस छोटे वाले को आपको इस पॉइंट के साथ ऐसे रखना है। दिख रहा है सबको? आपको इस तरीके से रखना है, मैं हाथ हटा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके, ठीक है। ऐसे रखना है आपको, ये आपके सेट स्क्वायर्स। और उसके बाद इस पर प्रेशर डाल के आप इसको ड्रॉ कर लो। ये पॉइंट ए है, ये आपकी लाइन हो गई, ये है आपकी लाइन। इसको आप आके ऐसे बढ़ा सकते हो स्केल के थ्रू भी, इसको इस साइड भी चाहिए ना थोड़ी सी आप। ये हो गई आपकी लाइन एल के पैरेलल में कोई भी लाइन, तो ये हमारी हो जाएगी लाइन एम मान लेते हैं, एल तो ये नीचे वाली है। बस हो गया, यही करना था आपको। लाइन एल के पैरेलल में लाइन एम ड्रॉ करनी थी सेट स्क्वायर्स के हिसाब से। सेम बिल्कुल डिट्टो आपको यही काम क्वेश्चन नंबर 2 में करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ यही फ़र्क है, जो क्वेश्चन में आपके पॉइंट ए है और सेकंड नंबर क्वेश्चन में पॉइंट टी आपको प्लॉट करना रहेगा। बाकी पूरा डिट्टो क्वेश्चन सेम है, जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया आपने भी वैसे ही करना है। हाँ, एक और चीज़, यहाँ मैंने पेन का यूज़ किया है क्योंकि वीडियो में आपको ये क्लियर विजिबल हो। पेंसिल का यूज़ करता तो आपको क्लियर विजिबल नहीं होता, आपको ये पेंसिल से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आपके प्रैक्टिस सेट 2.2 के साथ 2.3 के साथ साथ आपके इस चैप्टर 2 के आखिरी क्वेश्चन तक हम पहुंच गए। तो आइए इस क्वेश्चन को करके आपका ये चैप्टर भी हम खत्म करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका लास्ट क्वेश्चन है। लिखा है ड्रॉ लाइन एम, एक लाइन ड्रॉ करनी है एम। ड्रॉ अ लाइन एन विच इज़ पैरेलल टू लाइन एम, एम के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करनी है एन एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। दोनों लाइन के बीच में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ पे डिस्टेंस मेजर नहीं था, कोई मेजरमेंट नहीं गिवन थी, यहाँ पे आपको मेजरमेंट गिवन है, 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहले क्या बोला है? ड्रॉ लाइन एम, लाइन एम को ड्रॉ करने को बोला है, तो मैं लाइन एम ड्रॉ कर लेता हूँ। क्योंकि इसकी मेजरमेंट नहीं बोला है तो आप ये कितना बड़ा भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हो जाएगी हमारी लाइन एम, ये हमारी लाइन एम है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसके पैरेलल लाइन एन ड्रॉ करना है और इन दो लाइंस के बीच में 4 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कोई भी इस लाइन पे कहीं भी दो जगह दो पॉइंट ले लो, एक का नाम हो जाएगा ए, एक का नाम हो जाएगा बी, ठीक है। पहला काम क्या किया हमने? एक लाइन ड्रॉ कर ली एम, जो कि क्वेश्चन में बोला था। इसके बाद हमने क्या किया, इस लाइन एम पर हमने दो पॉइंट्स मेजर कर लिए अपने मन से, कहीं भी कर सकते हो आप, यहाँ भी कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है हमें? इस दोनों पॉइंट्स पर प्रोटेक्टर रख के हमें 90 डिग्री ड्रॉ करना है। तो इस पर प्रोटेक्टर रखा हमने और 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक इस पे भी और बी पे भी, ठीक है। ये हमारा बी पे भी, इसको मेजर कर, इसको हम मिला देते हैं। रुको एक मिनट, इसको मिलाने से पहले ना बोला क्या है? डिस्टेंस बोला है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो हम इसी में क्वेश्चन खत्म करते हैं, एक स्टेप अपना बचा लेते हैं। हमें इन दो लाइंस के बीच में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। तो ए पे आप रखो अपना 4, जितना डिस्टेंस गिवन हो ना उस पॉइंट पे आप वो मेजरमेंट रखो। देखो हमें 4 सेंटीमीटर लेना है, तो हम ये 4 कहाँ रखेंगे? इस पॉइंट पर। और अब हमने जो डॉट लगाए हैं जो 90 डिग्री के हैं उस पर हमें जाना है और 0 तक का एक लाइन ड्रॉ करनी है, जिससे ये दो पॉइंट्स के बीच में ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, मान लेते हैं P, जिससे हमें ये दो पॉइंट्स के बीच में कितना गैप मिले? 4 सेंटीमीटर का, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। यही काम हम यहाँ भी करेंगे, B पे स्केल रखेंगे और B पे हमारा पॉइंट आना चाहिए 4, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। और उस पॉइंट पे जो हमने मार्क किया है, डॉट्स मार्क किए थे ना प्रोटेक्टर से, वहाँ उसको रखेंगे और हम जाएंगे 0 तक। ये आपका 0 तक, ये पॉइंट बी का हो गया, ये हो गया हमारा पॉइंट क्यू। और फिर इन दोनों को स्केल से जब आप मिलाओगे तो आप देखोगे ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और ये लाइन होगी लाइन एम के पैरेलल लाइन एन।
और देखोगे आप इन दो लाइंस के बीच में किसी भी पॉइंट पर डिस्टेंस आपको 4 सेंटीमीटर का ही मिलेगा। देखो ये 0, ये 4, फिर ये 0, ये 4, फिर यहाँ 0, यहाँ 4। ठीक है, ये हो गई आपकी लाइन और इन दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको करना था, दोनों लाइन को पैरेलल ड्रॉ करना था। इसी के साथ आपका चैप्टर 2 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल भी ख़त्म होता है। इस पूरे प्रैक्टिस सेट में सिर्फ एक क्वेश्चन, 3 ही क्वेश्चन थे, 2 मैंने करा दिए, एक आपका होमवर्क है, आपको वो करना है और मुझे भेजना है।